ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, कोई साइंटिफिक शब्द नहीं है, ये एक इनफॉर्मल टर्म है। एक बार होने वाला है। कुछ लोगों ने उसमें एस्ट्रोलॉजी भी घुसेड़ दी कि मतलब यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड सेलेस्टियल एनर्जी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। लेकिन इसमें से क्या सच है, क्या गलत है, क्या बढ़ा चढ़ा के बोला गया है? क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि ये सोशल मीडिया पे या मीडिया में, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को पढ़ें या लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन करें तो कई बार उनके जो शीर्षक दिए जाते हैं, जो टाइटल दिए जाते हैं, वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर लिखे जाते हैं, क्लिक बेट कहते हैं उसको। तो इस तरीके के टाइटल होते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है इसको थोड़ा सा जानेंगे। तो प्लैनेट्स एक लाइन में आएंगे, अगर कोई ऐसा कहे, या प्लैनेट्स आपको एक साथ दिखाई देंगे, तो हमारे मन में कुछ इस तरीके की फोटो आएगी या पिक्चर आएगी, ठीक? क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि सोलर सिस्टम इमेजिन कीजिए, तो ये एक टाइप की फोटो है जो आप इमेजिन करेंगे। या तो दूसरी फोटो ऐसी होगी जिसमें आपको सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स भी दिखाई देंगी, आगे भी कुछ स्लाइड्स में है वैसी इमेजेस। तो क्या ऐसा होने वाला है? सारे प्लैनेट्स क्या सच में एक लाइन में एक के बगल में एक आने वाले हैं? तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसमें गलत है, ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। जो हमारे सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी ग्रह हैं, उनकी अगर कक्षा देखेंगे, ऑर्बिट देखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है? अब इसमें जो ऑर्बिट का साइज दिया हुआ है वो स्केल के हिसाब से है, प्लैनेट्स का आकार स्केल के हिसाब से नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखाई देगा, लेकिन एकदम बीच में जो चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है वो सूरज इंडिकेट करती है, ठीक है, सन को इंडिकेट करने के लिए। और जो बुध या मर्क्यूरी की ऑर्बिट है वो ठीक उसके बाहर वाली है, तो बहुत ही छोटी सी ऑर्बिट है, मतलब वो ऑर्बिट आपको एकदम क्लियरली दिख भी नहीं रही है, इतनी छोटी है वो। उसके बाद में आपको तीन चीजें एक साथ में एकदम अंदर दिखाई दे रही होंगी। अगर आप हिस्सा जो आप देखेंगे, तो यहाँ आपको एक लाल कलर का पिंड, एक नीले कलर का पिंड और एक कुछ पीले कलर का पिंड दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो वो जो येलो वाला छोटा सा सर्कल है वो है वीनस यानी कि शुक्र, जो लाल रंग का है वो है मार्स, और जो नीले रंग का है वो है अर्थ, पृथ्वी। तो आप जब देखेंगे कि वो उनकी ऑर्बिट्स तो बाकी के ऑर्बिट्स के मुकाबले काफी छोटी है, ठीक है? तो सबसे अंदर या सूरज के सबसे पास है बुध, फिर उसके बाद में शुक्र या वीनस, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मार्स या मंगल, और फिर उसके बाद में आपका जुपिटर आता है। ये बाहर जो पीला वाला सर्कल है जहाँ पे लेजर पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये शनि इंडिकेट करता है, सैटर्न। और उसके बाद में यूरेनस और नेपच्यून की ऑर्बिट, तो इसमें तो सिर्फ यूरेनस की ऑर्बिट पार्शियली दिखाई दे रही है, नेपच्यून तो और बाहर है, तो मैंने उसको इंडिकेट किया नहीं है। वो इसलिए कि जब हम आज देखेंगे तो नेपच्यून और यूरेनस भी हैं स्काई में, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि मतलब टेलीस्कोप से देखने पर भी हमें सिर्फ वो एक एकदम बहुत ही छोटे डॉट जैसे दिखाई देंगे, तो उसमें आपको कोई भी चीज, कोई या शेप ऐसे पहचान में नहीं आएगा। तो इस तरह की पिक्चर हमारे दिमाग में आती है जब हम सोलर सिस्टम या प्लैनेटरी मोशंस वगैरह की बात करते हैं, तो ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और एक एंगल से देखते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए कि स्पेस में जो भी चीजें हैं वो 3 डायमेंशन में है। ये हमारी जो फोटो है ये सिर्फ 2 डायमेंशन में है, बराबर? तो अगर हम जब 3 डायमेंशन में देखेंगे तो यहां पे ये जो ब्लू कलर वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये सब प्लैनेट्स हैं, जो लाल वाले हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा प्लूटो वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा कि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। जब मैं स्कूल में था और जब आपके टीचर स्कूल में थे तो हम सब ने पढ़ा था कि 9 प्लैनेट होते हैं, क्योंकि प्लूटो को भी उस टाइम पे प्लैनेट कहा जाता था। लेकिन बाद में 2008 के आसपास में, 6 या 8 के आसपास में, जो पूरी दुनिया के एस्ट्रोनॉमर्स का नेटवर्क है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उनकी एक जनरल असेंबली में ये डिसीजन लिया गया कि हमें एक और कैटेगरी की जरूरत है, ड्वार्फ प्लैनेट या बौने ग्रहों की। तो जो प्लूटो है, जो सबसे बड़ा वाला एस्ट्रॉइड है सिरिस, जहां पर अभी लेजर पॉइंटर है वो वाला, तो अंदर का जो छोटा सा रेड वाला सर्कल है वो सिरिस की ऑर्बिट है, और बाहर प्लूटो, और प्लूटो के और बाद में जो कुछ पिंड मिले थे
जो ऑब्जेक्ट्स मिले थे उनकी ऑर्बिट्स इंडिकेट करते हैं, ये रेड वाले। तो हमें रेड वाले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम ब्लू वाले पर फोकस करते हैं क्योंकि हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं आज। तो आप देखेंगे कि ये लगभग लगभग आपको एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इस हॉल को हम स्पेस मान लें, अंतरिक्ष मान लें, और इसके बीच में जो ये खिड़कियों के सबसे ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन पे आप मान लीजिए कि हमारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स हैं। तो सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट लगभग लगभग उसी प्लेन में है। किसी प्लैनेट की ऑर्बिट ऐसे नहीं है या ऐसे नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेकिन लगभग लगभग एक प्लेन में है। तो अब एक प्लेन में है तो उससे क्या स्पेशल हुआ, या अगर एक प्लेन में है तो वो क्यों एक प्लेन में है? तो उसका कारण ये है कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ था उसी में इसका आंसर है कि क्यों आपको एक ही प्लेन में ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अब मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखा रहा हूं। ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं काफी बड़े बड़े टेलीस्कोप से, और सिर्फ ऑप्टिकल टेलीस्कोप से ही नहीं, माइक्रोवेव वाले टेलीस्कोप्स वगैरह हो गए, इंफ्रारेड हो गए, इस तरह के और अलग अलग किस्म के टेलीस्कोप्स होते हैं, उनसे ऑब्जर्वेशन लिया गया है ऐसे सिस्टम्स का जहां पर तारे बनने वाले हैं और उनके साथ साथ में प्लैनेट्स भी बन रहे हैं। मतलब जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इसी तरीके से ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी फ्यूचर में जाकर कोई प्लैनेटरी सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो बहुत बड़ा गैस का क्लाउड है, उसके सेंट्रल पार्ट से एक स्टार बनता है या तारा बनता है, और उसके बाहरी किनारों में जहां पर भी डेंसिटीज थोड़ी बहुत हाई होती है, वहां उन रीजन से प्लैनेट्स बनते हैं। तो इसी का एक और छोटा सा मैं आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखाता हूं। इसमें जो सबसे अंदर का पीला वाला हिस्सा है, बेसिकली वो आगे चलकर स्टार बनेगा या तारा बनेगा, और जो भी आपको गैप दिखाई दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन गैप्स में चीजें धीरे धीरे करके एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। जब तारा बनता है या प्लैनेटरी सिस्टम पूरा बनता है तो उससे पहले ये बहुत बड़ा गैस का क्लाउड होता है, मेनली हाइड्रोजन का, लेकिन उसमें डस्ट और बाकी के और हैवी जो एलिमेंट्स हैं वो सब भी होते हैं कुछ मात्रा में, मेनली हाइड्रोजन का होता है, और उसी हाइड्रोजन से आपका अल्टीमेटली जो सेंट्रल पार्ट है या स्टार है वो बनता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य है वो लगभग 70% से ज़्यादा आपका हाइड्रोजन से बना हुआ है, 24% के आसपास में कुछ हीलियम है। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे घूमता रहेगा, और उसके अंदर जहां पर भी डेंसिटीज कम ज़्यादा होंगे, तो जहां पर डेंसिटीज ज़्यादा हैं उन जगहों पे धीरे धीरे, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, वो चीज़ें अपने पास। तो ये आपको कुछ देखें, तो ये जो ब्लू सर्कल है ये अर्थ इंडिकेटेड है इससे, और बाकी के कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आपको इसमें दिख रहे होंगे, मार्स है या अंदर वीनस वगैरह है। तो अंदर वाले प्लैनेट क्योंकि उनकी ऑर्बिट छोटी है तो ऑब्वियसली उनको सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। जैसे आप मर्क्यूरी को ले लें, बुध को ले लें, तो उसको करीब 88 दिन लगते हैं। आप वीनस पे आ जाइए, शुक्र पे, उसको 225 दिन लगते हैं। अर्थ का आपको पता ही है। मार्स पे चले जाएंगे तो लगभग 670 आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट 670 के आसपास है। और जैसे जैसे आप और बाहर के प्लैनेट्स पे जाएंगे, ऑर्बिट्स और बड़ी होती जा रही हैं, तो टाइम भी ऑब्वियसली और ज़्यादा लगेगा। तो जब तक बाहर का कोई प्लैनेट एक चक्कर लगाएगा, अंदर के जो प्लैनेट्स हैं ऑब्वियसली वो मल्टीपल चक्कर लगा चुके होंगे, और ज़्यादा बाहर के जो प्लैनेट्स होंगे उनका तो एक भी चक्कर पूरा नहीं हुआ होगा। हो सकता है हाफ ऑर्बिट पूरी हुई हो, 30% पूरी हुई है, 20% पूरी हुई हो। तो इस तरीके से चेंज होते रहता है। इसी को हम इस तरीके से देख लेते हैं। तो अगर आप एक प्लेन में ही हैं तो आपको बाहर से कुछ इस तरीके से व्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब तो चीजें तब हैं कि जब आप सोलर सिस्टम से बाहर हो या पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ देख रहे हैं। हम तो अर्थ के ऊपर हैं, तो अर्थ से देखने पे हमें क्या दिखाई देगा? हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जो आखिरी वाला चित्र है। और अभी जब हम शाम को ऊपर जाएंगे तो हमें ठीक यही चीज दिखाई देने वाली है।
करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में। अगर सबसे राइट साइड में आप देखें आपके, तो बहुत ही धुंधला सा ये यहाँ पर W लिखा हुआ है, वो वेस्ट इंडिकेट करता है। आपको पॉइंटर भी शायद है, वो वेस्ट इंडिकेट करता है, पश्चिम दिशा इंडिकेट करता है। और पश्चिम दिशा के सबसे पास में ये वाला जो छोटा सा डॉट है, आई डोंट नो पीछे तक दिखाई दे रहा है या नहीं, वो है शनि, ठीक है, सैटर्न। उसके बाद में एक जो ब्राइट पॉइंट है ये है वीनस या शुक्र। अगर आपने शाम को ध्यान दिया हो तो आपको पश्चिम दिशा में बहुत ही चमकदार एक पिंड दिखाई देता है, एक ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, वो है वीनस, ठीक है। उसके बाद में लगभग सेंटर में आपका जुपिटर है, फिर उसके बाद में मार्स है, और एकदम ईस्ट में मून है। ये सारी चीजें आज हमें ऊपर दिखाई देने वाली हैं। ये इनफैक्ट आज का ही व्यू है जो एक सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। तो यहां से देखने पे मोर और लेस लगभग वो एक सीधे लाइन में दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं? तो लेकिन क्या ये स्पेशल है या नहीं स्पेशल है? तो जो चीजें मैंने आपको बताई कि सारे प्लैनेट्स एक ही प्लेन में ऑर्बिट कर रहे हैं और हम उनके अंदर हैं, तो हमारे पर्सपेक्टिव से, यानी कि पृथ्वी पर से जब हम आसमान में देखेंगे तो सारी चीजें हमें लगभग एक लाइन में ही जाते हुए दिखाई देंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये वैसे होगा कि आप एक चूड़ी इमेजिन कर लो, ठीक है। इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ी चूड़ी है, आप उसके ठीक सेंटर में खड़े हो और उस चूड़ी के अलॉन्ग छोटे छोटे बॉल्स उसके ऊपर लुढ़कते जा रहे हैं, तो आपको वो लगभग एक सीधे लाइन से दिखाई देंगे, राइट। ये वही हो रहा है। तो जो न्यूज में जिस तरीके से कवर किया गया था कि ये एक सीधे रेखा में आने वाले हैं या अलाइन होने वाले हैं या आसमान में एक साथ दिखाई देने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको आसमान में पूरा वेस्ट से लेके ईस्ट तक अलग अलग जगहों पे चीजें दिखाई देंगी, और ये आपको, हाँ ये ठीक है कि थोड़े टाइम तक के लिए दिखाई देंगी। अब तो सैटर्न तो फिर भी थोड़ा जल्दी सेट हो जाएगा, मेरे ख्याल से 7:45 के आसपास तक वो काफी नीचे आ गया होगा, उतना ठीक से दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप दिसंबर महीने के आखिरी से आपने देखा होता तो आपको सैटर्न, वीनस, सैटर्न, जुपिटर और मार्स, ये चारों प्लैनेट्स आपको आसानी से एक साथ दिखाई देते। और नेपच्यून और यूरेनस भी हैं, लेकिन वो इतने धुंधले हैं कि मतलब वो आपको आंखों से तो दिखाई देंगे नहीं, और टेलीस्कोप से भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही फेंट से दिखाई देंगे। ये जो चारों प्लैनेट्स हैं ये इतने चमकदार हैं कि आपको आंखों से वो आसमान में दिखाई देंगे, लेकिन एक तारे जैसे ही। कुछ बहुत ज्यादा चमकदार होंगे जैसे कि वीनस और जुपिटर, बाकी के थोड़े फेंट हैं, लेकिन आसानी से आपको दिखाई देंगे। और अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ठीक से दिखाई देगा। तो ये सीधी रेखा क्या है और इसका कारण तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं एक्लिप्टिक। तो हम क्योंकि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, तो हम सूरज को जब देखेंगे, अब हमें तो सूरज ही आसमान में मूव होते हुए दिखता है, राइट। तो वो जो डायरेक्शन है या वो जो पाथ है जो इसमें रेड कलर से इंडिकेट किया गया है कि जिस डायरेक्शन में आप सूरज को देखेंगे, ये जो पूरा पाथ है उसको कहते हैं एक्लिप्टिक। ये बेसिकली अर्थ की ही ऑर्बिट है। तो उस प्लेन को अगर हम रेफरेंस मांग लें तो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो भी लगभग उसके आसपास में ही ऑर्बिट करते हैं। तो इसलिए इफेक्टिवली आपको आसमान में वो पूरा लगभग एक स्ट्रेट लाइन टाइप से ही दिखाई देंगे। हाँ, ज्यादातर टाइम पे ये होता है कि आपको आसमान में एक टाइम पे हो सकता है एक प्लैनेट दिखाई दे, या 2 प्लैनेट दिखाई दे, या 3 प्लैनेट दिखाई दे। इस बार ये 2 महीने के पीरियड में थोड़ा ये चीज स्पेशल है कि आपके एक टाइम पीरियड में करीब 7 प्लैनेट्स, अर्थ को छोड़ देते तो 6 प्लैनेट्स आपके आसमान में हैं। इसमें सिर्फ बुध या मरकरी जो है वो दूसरी तरफ है। लेकिन क्या ये भी कोई बहुत रेयर चीज है? नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट की जो ड्यूरेशन है सन का पूरा एक चक्कर लगाने की, वो अलग अलग है। तो जिस तरीके से वो चलते हैं, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का एक सफिशिएंट लंबा पीरियड ले लीजिए, आपको
पूरे साल भर में कई ऐसे मौके मिलेंगे जब एक टाइम पे आसमान में 2 या 3 प्लैनेट होंगे। मैं आसमान में प्लैनेट्स होने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो एक ही जगह पे होंगे। एक हो सकता है आपको इधर दिखाई दे, एक हो सकता है इधर दिखाई दे, एक हो सकता है इधर दिखाई दे। और ये क्योंकि प्लैनेट्स जिस गति से चलते हैं वो स्लो है काफी, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए वैसा दिखाई देगा या 1 घंटे के लिए दिखाई देगा या एक रात में ऐसा दिखाई देगा, वो भी नहीं है। ये भी डिपेंडिंग अपॉन उनके बीच की आसमान में ये एंगुलर सेपरेशन कितना है। ध्यान दीजिएगा, मैं दूरी नहीं बोल रहा हूं, एंगुलर सेपरेशन मतलब एक इधर आपको दिखाई दे रहा है, एक इधर, तो ये एंगल कितना है। तो इसके हिसाब से वो हो सकता है कि आपको कुछ दिनों तक वैसे दिखाई दे, हो सकता है कुछ हफ्तों तक दिखाई दे, हो सकता है कुछ महीनों तक दिखाई दे। ये जो 4 प्लैनेट्स हम आज देखने वाले हैं, इसमें से अगर हम मार्स को हटा दें तो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, यानी कि सैटर्न और आपका जुपिटर, वीनस को भी छोड़ देते हैं, बाकी के जो 2 प्लैनेट्स जो बहुत ही धुंधले हैं, नेपच्यून और यूरेनस, वो दोनों से ही मिल जाएंगे। मतलब ये 7-8 महीने होने आ गए हैं और ये चल ही रहा है। हाँ, ये है कि इसमें धीरे धीरे जैसे और टाइम बढ़ गया है तो उसमें कोई और प्लैनेट ऐड हो गया है, फिर कुछ दिन और हम चले जाएंगे तो जो सैटर्न है वो धीरे धीरे और जल्दी सेट होता जाएगा, और बाद में सैटर्न का सेपरेशन सन से बहुत ही कम रह जाएगा, तो मतलब सैटर्न हमें आसानी से नहीं दिखाई देगा। बाकी ये चीजें हमें फिर भी काफी टाइम तक और दिखाई देंगी। तो अब देखने के लिए हम इस्तेमाल क्या करने वाले हैं, टेलीस्कोप। कुछ इस तरीके का है टेलीस्कोप, अभी हमने ऑलरेडी टेरेस पे रख दिया है उसको, जब ऊपर जाएंगे तो सेट करने में 10-15 मिनट लगेंगे और फिर हम देख सकते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की रेज दिखाई गई है, ये बेसिकली लाइट एक तरफ से आती है टेलीस्कोप के अंदर। टेलीस्कोप के एक एंड पे एक मिरर लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण जिसको कहते हैं। वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो आगे चलकर कहीं एक पॉइंट पे फोकस होती, लेकिन उसके फोकस होने से पहले ही उसको और एक छोटा सा मिरर मिल जाता है। तो लाइट पहले इस तरीके से आ रही है यहां पर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वो एक पॉइंट पे जाके फोकस होती यहां कहीं पर, लेकिन उससे पहले ही ये एक और फ्लैट मिरर है जो कि 45 डिग्री एंगल पे है, जिससे कि लाइट 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होती है और यहां से निकलकर बाहर आती है और यहीं फोकस होती है। और जहां फोकस हो जाएगी उसके बाद में हम एक छोटा सा लेंस और लगाते हैं जिसको आईपीस कहते हैं, और उससे फिर आप उस चीज को देख सकते हैं जिसको आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने टेलीस्कोप के बारे में अगर पढ़ा हो स्कूल में, तो टेलीस्कोप के लिए आपको आमतौर पर दिखाया जाता है कि 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज करके बनाते हैं टेलीस्कोप को, या उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जगह पे आप अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो हम 3 टेलीस्कोप लेके आए हैं वो तीनों ही मिरर बेस्ड हैं। तो एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ऐसा कुछ है। अब हमें दिखाई क्या देगा, तो सबसे पहली चीज सैटर्न, जो कि लेफ्ट साइड में जैसा है वैसे कुछ दिखाई देगा। राइट साइड में ऑफ कोर्स ये काफी बड़े टेलीस्कोप से बहुत सारी इमेजेस लेके उनको और अच्छे से दिखाया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे प्लैनेट्स लगभग एक ही प्लेन में ऑर्बिट करते हैं, लेकिन सैटर्न जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, वैसे ही सैटर्न भी अपने एक्सिस पे थोड़ा टिल्टेड है। तो डिपेंडिंग अपॉन हम कहाँ से उसको देख रहे हैं और वो कैसे अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो कई सालों के टाइम के बाद में आपको सैटर्न की टिल्ट ऐसे अलग अलग पोजीशन में दिखाई देगी। तो अभी जब हम देखेंगे सैटर्न को, वो लगभग इस पोजीशन में दिखाई देगा। सालों तक आप उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो बाद में फिर ऐसे और ओपन होता जाएगा। इसको डांस ऑफ द सैटर्न्स रिंग कहते हैं इनफॉर्मली। तो लेकिन ऑफ कोर्स ये ध्यान दीजिएगा कि हमें इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े टेलीस्कोप से ली हुई इमेजेस हैं और बहुत सारी इमेजेस को लेकर कंबाइन किया गया है। हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, लेकिन जो रिंग्स हैं वो बहुत ही आसानी से दिखाई दे रही हैं। जो दूसरी चीज है वो हमें दिखाई देगी वीनस या शुक्र, और ये लेफ्ट साइड में जैसा फोटो है हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो दिखने पे ये कुछ क्रेसेंट मून जैसा लग रहा है। तो वीनस जब हम देखेंगे तो हम आज भी हमें कुछ इस तरीके का ही दिखाई देगा। वो इसलिए कि जैसे चंद्रकला होती है, फेजेस ऑफ मून्स होते हैं, वैसे ही वीनस के भी फेजेस होते हैं, और वो बस इस कारण से है कि वो अपनी ऑर्बिट में कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू अस।
तो अब जैसे ये पीला वाला जो चीज़ है ये सन है, अगर वीनस यहाँ पे होगा तो उसका हमें लगभग 50% इल्यूमिनेटेड एरिया दिखेगा। यानी कि जैसा सप्तमी या अष्टमी की रात में चंद्रमा जैसा होता है, लगभग उस तरीके का वीनस भी आपको दिखाई देगा। वही अगर वीनस यहाँ होता तो उसका ज़्यादा हिस्सा दिखाई देता, ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा हिस्से पे चमक पड़ती। लेकिन क्योंकि वीनस और ज़्यादा दूर हो जाता तो आसमान में और छोटा दिखता, इसलिए उतना ज़्यादा चमकदार नहीं होता। ये वाली जो पोजीशन है ये हमसे और करीब आने पे होगी तो क्रेसेंट भले हमें थोड़ा ही दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल साइज और बढ़ गया है तो उस पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा चमकदार दिखेगा। तो आज की जो पोजीशन है वो इन दोनों के बीच की लगभग कोई पोजीशन होगी, मोर और लेस इस तरीके से। ये पुरानी फोटोज हैं, ये जस्ट मैंने इंटरनेट से लेकर दिखाया गया आपको एग्जांपल देने के लिए। इसके बाद में अगली चीज जुपिटर या बृहस्पति या गुरु, ये एक वो प्लैनेट था जिसको गैलीलियो ने टेलीस्कोप से पहली बार देखा था। उससे पहले तक यूरोप में जो व्यू होता था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, बाकी के चंद्रमा, तारे, सूर्य वगैरह सब कुछ पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। लेकिन गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप से देखा तो उसने इस तरीके का कुछ पाया कि एक चमकदार छोटी सी चीज बीच में है जो कि बृहस्पति है, जुपिटर, और उसके बगल में उसने 4 छोटे छोटे पॉइंट जैसी चीजें देखी, ये पिंड देखे। और जब उसने कई घंटों तक उनको ऑब्जर्व किया या कई रातों में उसने ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि उन छोटे डॉट्स की जो पोजीशन है वो धीरे धीरे बदल रही है। तो उसने इतना तेज सोचा, उसका दिमाग लगाया कि अगर इन छोटे डॉट्स की पोजीशन बदल रही है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो जुपिटर का चक्कर लगा रहे हैं। तो उसको जब कभी 3 दिखाई दिए तो उसको ये एहसास हो गया कि इसमें से एक हो सकता है कि बृहस्पति के पीछे चला गया है इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, या बृहस्पति के सामने आ गया है इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से ये एक सीधा सीधा प्रूफ था, एविडेंस था कि पृथ्वी ही ऐसा कुछ नहीं है जिसके चारों ओर को चक्कर लगा रहा है। ब्रह्मांड में दूसरी भी चीजें हैं जहां पर कुछ और चीजें चक्कर लगा रही हैं। ये एक मेजर एविडेंस था जो पृथ्वी केंद्र में है इसके अगेंस्ट जाता था। बाद में वीनस की जो मूवमेंट है और कोपरनिकस ने जिस तरीके से ये मॉडल समझाया था, तो सन को बीच में रख के बाकी जब चीज़ों को हम सन के चारों ओर दौड़ाएंगे तो उससे काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व हो जा रही थी, और इसलिए फिर सोलर सिस्टम सेंटर में ये ऑब्वियसली ये वाला मॉडल आगे चला। तो हम उस पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक लंबा टॉक हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता। तो जुपिटर जब हम देखेंगे हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जब आप जुपिटर देख रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर केयरफुली देखेंगे, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आसपास में लाइट पोल्यूशन है, लेकिन थोड़ा जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जुपिटर के ऊपर के जो एटमॉस्फेयर के उसके बेल्ट्स हैं, अलग अलग रंग के जो बादल हैं, वो भी थोड़ा दिखाई देंगे टेलीस्कोप से देखने पर। और उसके ये जो सैटेलाइट्स हैं, गैलीलियन मून कहते हैं, जो 4 बड़े सैटेलाइट जो गैलीलियो ने भी अपने देखे थे 1609 में टेलीस्कोप से, वो भी आपको दिखाई देंगे। अगली चीज मार्स। अनफॉर्चुनेटली मार्स साइज में बहुत छोटा है तो टेलीस्कोप से हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फीचर नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसका जो लाल रंग है वो बहुत आसानी से हमें टेलीस्कोप से दिखाई देगा कि, और वो हम आप जब ऐसे ही आसमान में देखेंगे तब भी आपको लग जाएगा कि हाँ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो तारा है इसका कलर क्लियरली थोड़ा अलग है। तो जब हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो ऑफकोर्स इतना बड़ा नहीं दिखाई देगा, ये एक्चुअली और छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन आप फिगर आउट कर सकते हैं कि वो क्लियरली लाल रंग का दिख रहा है। और आखिरी में चंद्रमा, तो ये भी हम दिखाएंगे आपको क्योंकि हम पूर्णिमा के बहुत नजदीक हैं, तो चंद्रमा एक्चुअली में इससे भी थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा। चंद्रमा के उस किनारे पर आज जब आप देखेंगे इस किनारे पर, तो आपको चंद्रमा के ऊपर के गड्ढे भी दिखाई देंगे जो एस्ट्रॉइड गिरने से चंद्रमा की सतह पर बने हैं। हालांकि ये वाला फेज बहुत अच्छा नहीं होता, जब चंद्रमा काफी छोटा होता है, क्रेसेंट शेप में होता है या सप्तमी अष्टमी तक होता है, वो फेज सबसे अच्छा होता है आपके क्रेटर्स देखने के लिए। लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो आपको क्लियरली दिखाई देगी, और वो अलग अलग फेज आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि मुझे बताया गया था कि कुछ छोटे बच्चे भी होंगे। तो अलग अलग फेज क्यों दिखाई देते हैं चंद्रमा के,
तो वो इसलिए कि सूरज की रोशनी एक तरफ से आ रही है, बीच में अगर यहाँ पर मून हो और अर्थ यहाँ पे है, तो यहाँ से हमें देखने पे मून का सिर्फ डार्क वाला हिस्सा दिखाई देगा, यानी कि मून दिन में होगा स्काई में, लेकिन उसका जो डार्क वाला पार्ट है वो हमारी तरफ है, वही अमावस्या है या न्यू मून। जो दूसरी तरफ वाला हिस्सा है चमकदार, वो सूरज की तरफ है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे जैसे मून ऑर्बिट करेगा इस फेज में आने पे, तो अभी भी हमें डार्क वाला हिस्सा ज्यादा दिखाई देगा, जिस हिस्से पे लाइट पड़ रही है वो हिस्सा थोड़ा सा दिखाई देगा। तो ये वाला आपका क्रेसेंट शेप हो गया। जब मून और आगे जाएगा इस पोजीशन में, तो इसका हाफ डार्क वाला हिस्सा हमें दिखेगा और हाफ हिस्सा जिस पे लाइट पड़ रही है, तो इसलिए हमें इस तरीके का दिखाएगा, जो क्वार्टर मून कहते हैं या अष्टमी का चंद्रमा कहते हैं, वो हो गया। और ऐसे ही ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जब इस पोजीशन में आएगा तो यहाँ का जिस हिस्से पे पूरी की पूरी रोशनी पड़ रही है वो लगभग पूरा का पूरा हिस्सा हमें दिखाई देगा, और चंद्रमा लगभग एक सर्कुलर तरीके से आपको दिखाई देगा, वही पूर्णिमा है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो इसका उल्टा क्रम चलता है, और बेसिकली वो धीरे धीरे फिर साइज में और छोटा होने लगता है, क्रेसेंट शेप में आएगा और धीरे धीरे फिर से वो अमावस्या की तरफ चला जाएगा। तो ये जो 5 चीजें हैं ये आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सैटर्न देखेंगे क्योंकि वो काफी नीचे की तरफ है। उसके बाद में हम जुपिटर देखेंगे, मार्स देखेंगे, सैटर्न देखेंगे, वीनस देखेंगे, मून तो हम शुरू से ही लगा के रखेंगे, और करीब 7:30 के आसपास से फिर हम जुपिटर और मार्स देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि क्या हम आज कवर करने वाले हैं और क्या ये सच में रेयर है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसी चीजें सफिशिएंट टाइम देंगे तो आपका साल 2 साल 4 साल में होते रहती हैं। पिछली बार इस तरीके के काफी सारे प्लैनेट्स आपके जो आसमान में एक साथ दिखाई दिए थे, ऐसा 2022 में जून जुलाई में भी हुआ था। और अगर जो प्लैनेट्स के एक्चुअली में सीधा एक स्ट्रेट लाइन में होने की बात है, यानी कि अगर आप सोलर सिस्टम के बाहर से देखें तो आपको सन एक साइड में दिखाई देगा और सारे के प्लैनेट्स आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे। तो वैसा क्या कभी पॉसिबल है? तो उसके लिए बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि प्लैनेट्स की ऑर्बिट का टाइम कितना है। वो टाइम देख के एक सिंपल कैलकुलेशन की गई थी। ऑफ कोर्स कैलकुलेशन में टाइम लगेगा क्योंकि नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन से आंसर मिला था कि अगर आपके सारे प्लैनेट्स एक स्ट्रेट लाइन में होने हैं तो उसके लिए जो टाइम चाहिए वो कुछ 100 ट्रिलियन ईयर्स के आसपास में है, मतलब 1000 खरब सालों से भी ज्यादा। और सन की जो लाइफ है वही 10 बिलियन ईयर्स है, और सोलर सिस्टम की भी मोरलेस कह सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ये कहना कि सारे प्लैनेट्स का कभी स्ट्रेट लाइन में आने वाले हैं एटलीस्ट सोलर सिस्टम में तो इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई ऐसा प्लैनेटरी सिस्टम हो जिसमें नंबर ऑफ प्लैनेट्स बहुत ज्यादा नहीं हो और उनकी ऑर्बिट बहुत ही छोटी हो, क्योंकि ऐसे भी एक्सो प्लैनेट्स हैं, दूसरे स्टार्स के आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स हैं जो उसके स्टार के बहुत ही करीब चक्कर लगाते हैं। हमने ऐसे भी सोलर सिस्टम देखे हैं जिनमें 5, 6, 7 प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनकी दूरी हमारे सोलर सिस्टम में बुध की जितनी दूरी है, मर्क्यूरी की जितनी डिस्टेंस है सन से, उससे भी बहुत कम में आपके साथ के साथों प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे केस में जो प्लैनेट्स हैं वो उसके स्टार का एक चक्कर लगाने के लिए 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन इतने कम टाइम में लगा लेते हैं। तो वैसे केसेस में जो आपका जो ये टाइम पीरियड होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट अल्टीमेटली एक्चुअली में फिजिकली स्ट्रेट लाइन में होना ये कंपैरेटिवली बहुत ही रेयर है, और एटलीस्ट सोलर सिस्टम के केस में तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आपने अभी व्याख्यान में सुने हैं, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप हॉल के बैक साइड से लाइन से और ऊपर दिखाएंगे प्लीज सर। तो मुझे लगता है कि सर हमें ऊपर ही चलना चाहिए सीधे। ठीक है, तो स्टूडेंट से मेरा निवेदन रहेगा कि आप